नमस्कार, इन्फोकस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 7वीं जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक और इसमें हम देख रहे हैं 7वीं यूनिट को, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बसाव, परिवहन एवं संचार। इसमें हम बात कर चुके हैं अब तक मानवीय जो बसाव है उसके बारे में, साथ में हमने देखा परिवहन के जो प्रकार हैं वह मुख्यतः 3 हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था, और उनमें से 2 को हमने देख लिया है। आज जो तीसरा है परिवहन के प्रकार में से तीसरे पार्ट को आज हम देखेंगे, जिसका नाम है वायु मार्ग। चलिए हम बात करते हैं वायु मार्ग क्या है, एनसीईआरटी हमें क्या बताता है। देखिए, एनसीईआरटी कहता है कि यह जो है यातायात का अकेला साधन है। वायु मार्ग जो है यातायात का एक ऐसा अकेला साधन बता रहा है जो कि सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। यानी यह ही एक ऐसा साधन देखने को मिलता है जो कि कहीं भी यह आसानी से पहुंच सकता है। इसमें और बता रहा है कि विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं होते हैं वहां की बात कर रहा है। हेलीकॉप्टर जो है आगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। जैसा कि हम सब बहुत से स्थानों पर देखते हैं कि हेलीकॉप्टर द्वारा जो रेस्क्यू किया जाता है उसमें इन चीज़ों का, या कहें कि भोजन, जल, कपड़ा एवं दवाओं को बांटने में हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का भी कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे सामान्य परिवहन नहीं पहुंच सकते, जैसे कि हमारा कार हुआ, बस हुआ, इस तरह के जो हमारे साधन हैं जहां नहीं पहुंच पाते तो वहां पे वायु मार्ग के द्वारा हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ पत्तन की बात कर रहा है। जो महत्वपूर्ण पत्तन है, हवाई पत्तन है, वह है दिल्ली में, मुंबई में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में। ऐसे ही विश्व के हर एक विशेष स्थान पर देखने को हमें मिल जाता है। अब बात कर रहा है संचार, यानी हमारा जो परिवहन के तीनों प्रकार हैं वह खत्म हो चुका है। पहला था सड़क मार्ग, दूसरा था जल मार्ग, तीसरा था वायु मार्ग। इनको हमने डिस्कस कर लिया आपसे। अब बात करते हैं संचार। तो संचार के बारे में एनसीईआरटी क्या दिखाता है कि संचार जो है दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। संचार क्या है? तो दूसरों के पास जो हमारे किसी भी बात को पहुंचा दे, वह क्या है? वह एक तरह से हमारा संचार ही है। यानी इसमें कहने का प्रयास कर रहा है कि तकनीकी विकास के साथ जो है मानव ने संचार के एक नए एवं तीव्र साधनों का विकसित कर लिया है, तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। साथ में कहता है कि संचार के जो क्षेत्र हैं उसमें विकास से विश्व में सूचना क्रांति लाई गई है या देखी जा सकती है। इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि टेलीविजन, रेडियो, उसके भी माध्यम से हम बातचीत कर सकते हैं आज के समय में। जैसा कि एनसीईआरटी बताता है कि समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम। क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सैटेलाइट के द्वारा तेल की खोज की जा सकती है, वनों का सर्वेक्षण किया जा सकता है, भूमिगत जल का सर्वेक्षण किया जा सकता है, खनिज संपदा खोजा जा सकता है, मौसम पूर्वानुमान को बताया जा सकता है। इसी प्रकार से आपदा पूर्व चेतावनी भी आसानी से सैटेलाइट की सहायता से हमें मिल जाती है। यानी हमारी जो सैटेलाइट है किस तरह से हमें सहायता कर रहे हैं, तो वह हमें तेल को भी खोज सकते हैं जहां पे हमें नहीं मालूम है कि पृथ्वी के अंदर पानी है या तेल है, तो इन सैटेलाइट के द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है। अब यही कहता है कि आज के समय में हम देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं, जो कि पुराने समय में हमें डाकियों के द्वारा देखने को मिलते थे बहुत ज़्यादा, आज भी हैं, लेकिन उतना ज़्यादा चर्चित और विकसित नहीं हो पाया है हमारा डाक घर। और डाकिया जो हैं वह आज के समय में कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। किससे? इंटरनेट के जो माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजे जा रहे हैं उससे। हम यहीं पर देखते हैं आज के सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। यानी आज का जो हमारा स्मार्टफोन है वह कहीं ना कहीं वह पुराने ज़माने के स्मार्टफोन, या कहें कि जो पुराने ज़माने में तार के द्वारा टेलीफोन का यूज किया जाता है, वह कहीं ना कहीं आज के स्मार्टफोन से बहुत ही पीछे है। आज अब यह जो हमारा चैप्टर है वह समाप्त होता है, यानी 7वीं यूनिट समाप्त हुई है। अब हम बात करेंगे अध्याय
8वीं के बारे में, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, जिसमें हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में। जैसा कि इसमें हमें दिखा रहा है अमेजन बेसिन में जीवन, तो सबसे पहले हम जानते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में हम देखेंगे कि अमेजन बेसिन में जीवन किस प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए इसमें दिखाता है कि जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं वह कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। अब आप समझिए कहाँ है हमारा कर्क रेखा और कहाँ है मकर रेखा। तो हमारा जो कर्क रेखा और मकर रेखा है उसके मध्य हमें दिखाता है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमें देखने को मिल जाता है। आप यहीं पे देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ जाएं और 10 डिग्री साउथ आए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, भूमध्य रेखा ये है हमारा, और भूमध्य रेखा से 10 डिग्री आप जाइए ऊपर नॉर्थ की तरफ तो हमें, और कर्क और 10 डिग्री नीचे की तरफ आए यानी साउथ की तरफ, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है यानी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है वह हमारा क्या कहलाता है, भूमध्य रेखीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या भूमध्य रेखीय प्रदेश के नाम से हम उसे बुलाते हैं। अब यहीं पे कह रहा है कि अमेजन नदी जो है इस प्रदेश में होकर गुजरती है, यानी जो हमारा अमेजन नदी है इस प्रदेश से होकर गुजरती है। आप लोग कमेंट कीजिए कि अमेजन नदी जो है वह कहाँ पे स्थित है, वह कहाँ पे है, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। आप देखेंगे इस तरह से दिखाई देगा कहाँ पे अमेजन नदी, तो अमेजन नदी है साउथ अमेरिका में। आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका में इन क्षेत्रों से हमें अमेजन नदी होकर दिखाई देती है, गुजरती होकर दिखाई देती है। अब हमारा जो है जिस स्थान पर एनसीईआरटी कहता है अब कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अन्य जल राशि में जो नदी हमारी मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। अमेजन बेसिन का निर्माण किस प्रकार से होता है आप लोग देखिए, तो कहता है एनसीईआरटी का अमेजन नदी में बहुत सारी नदियों जो हैं सहायक नदियां हैं उनके मिलने से हम कह सकते हैं कि अमेजन बेसिन का निर्माण होता है। यह जो नदी है यानी अमेजन नदी जो है वह बता रहा है एनसीईआरटी कि अमेजन नदी बेसिन जो है ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया के, इक्वाडोर के, फिर कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों में हमें देखने को मिल जाती है, अपवाहित होते हुए हमें देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसमें जलवायु के बारे में। कैसा लगा चैप्टर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।